अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गुंदल। गुज़श्ता रोज DGISPR ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के होने वाले वाक़यात और उसके नतीजे में शहादतों से मुतल्लिक आगाह किया। आज पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कोयटा पहुंची और वहां पर उस अज़्म का इजहार किया गया है कि आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। और उसके साथ जो पहले इशारों के नाम में बातें होती थी, अब रियासत पाकिस्तान उस पर खुलकर बात कर रही है कि भारत न सिर्फ वसाइल फराहम कर रहा है बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए एक पूरे लॉन्चिंग पैड के तौर के ऊपर उसको न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर भरपूर उनका हाथ और उनका हिस्सा है। अब बुनियादी सवाल यह है कि हमने सिफाती तौर पे बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं, अब कुछ चीजें अपने घर के अंदर अपने हाउस को इन ऑर्डर करने वाली है। यहां पे क्या कमियां कोताहियां हैं या क्या आने वाले दिनों के अंदर हमें करना है, ये आज का एक अहम मुद्दा हमारे सामने है। फिर हमने ये देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी कामयाबी के साथ जो हमने MOU साइन करवाया था, उसके अंदर अब थोड़ा सा मामला एक जिसको कहते हैं कि एक ड्रामाई मोड़ ये है कि अब दोबारा एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, जिस पर अमेरिका के सदर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस MOU को खत्म समझा जाए। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो जिस तरह पहले मौशी तौर पे एक इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया, क्या एक बार फिर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए? और इसके बीच में कुछ लोकल जो दीगर सियासत के मामलात हैं, मरात का बिल एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर आया, हैरान कुन तौर के ऊपर उसको तहरीक इंसाफ से ज्यादा जो अपोजिशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी उसका दिफा कर रहे थे। और आज हमने इख्तियार वरी साहब जो नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नालायक और चोर है ही है, जो अपोजिशन है वो बहुत नालायक है। इसकी क्या वजूहात है? और फिर अडियाला के अंदर मुलाकातें जो अब अलीमा खान साहबा ने कहा कि कोई भी अडियाला के बाहर ना आए, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। मैं अपने 3 मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ हूं। हमें सईद काजी साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। काजी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें मुनीफ फारूक साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। मुनीफ फारूक साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार राय साकिब खरल साहब हमारे साथ मौजूद है। साकिब साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा मुनीफ साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। हमने बहुत सिफारती कामयाबियां हासिल की हैं, जाहिर उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा था जो एक्सटर्नल महाज के ऊपर था। इंटरनल महाज के अंदर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा वाकयात थे। अब ये जो बलूचिस्तान पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, ज़ाहिर है बहुत अलार्मिंग है। हमने ये बहुत असेंबली फ्लोर पे सुना जी मिसाक जमहूरियत करें, मिसाक मईशत करें, फला मिसाक करें। इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको लगता है जिस तरह हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, हमें वाकई ही एक नए चार्टर की जरूरत है, बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर वहां पे जो हालात को देखते हुए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो सबसे आम चीज है वो ये है कि 2-3 चीजें मेरे ख्याल में हम सबको उसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं उसको एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं यही कह सकता हूँ कि जरा उसको हम सब्सटैंशिएट मैं कर पाऊं। देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक आपको सर्ज नजर आई है दहशतगर्दी की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और अफगानिस्तान से फिर ये कोई मिथ नहीं है, ये अब यूनाइटेड नेशंस के जो रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी ये रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि चाहे BLA हो चाहे TTP हो, ये कन्वर्ज करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन अफगानिस्तान। और उनको फिर जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जिनमें रॉ है, इंडियन एलिमेंट है, वहां उनकी बेशुमार सपोर्ट हासिल है। इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मटेरियल उनको बहुत ज्यादा इक्विप किया जाता है। पाकिस्तान, जाहिर बात है, पाकिस्तान की जो भी इस वक्त मुआशी मसाइल, इंटरनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का स्टेचर बुलंद हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में हमें से कोई भी डिसएग्री इससे नहीं कर सकता कि पिछले साल से मिलिटरीली आपने अपने आप को बहुत साबित किया, फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आपको बहुत सक्सेसेस मिली। हम फरीक नहीं बने, लेकिन बीइंग अ मीडिएटर हमारा इन्फ्लुएंस हमने बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट किया, आज भी करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे मुल्क में बेशुमार इश्यूज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या कबायली इलाकों की एक अपनी डायनामिक्स है, वहां दहशतगर्दी वही है, लेकिन जाहिर बात है उसके मुहरकात मुख्तलिफ हैं। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बदकिस्मती से अगर हम देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि शायद कोई ऐसा दौर गुजरा हो जहां पर मुकम्मल तौर पर हम इस पोजीशन में हो कि हम कह सकें कि हमने दहशतगर्दी को वहां से वाइप आउट कर दिया है। जो मैं समझता हूं कि तारीखी तौर पर भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को ना सिर्फ ना समझा है, वहां पर
जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या अगर कोई इस तरह के जो अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वाले अलहदगी पसंद लोग मौजूद थे, क्या उनको ठीक तरह से डील किया गया, नहीं किया गया? क्या अगर काइनेटिक ऑपरेशन ही ऑप्शन थे तो पहले नहीं किए गए, और अगर किए गए तो उनके नताइज क्यों नहीं निकले? ये एक कॉम्प्लेक्स इशू जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का आज की तारीख में, हम हिस्ट्री को जितना मर्जी जक्सटपोज करें, एक चीज को उठा के दूसरे के साथ रखें, लेकिन आज अगर हमारे यहाँ मौजूद है हालात, तो मसला ये है कि अब बातचीत की तो गुंजाइश किसी के साथ नहीं है। ठीक, अब काइनेटिक ऑप्शन ही है, वो एक लॉन्ग हॉल है। मैं नहीं समझता कि वो ओवरनाइट कुछ चीजें तब्दील हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी। मेरे ख्याल में एक लॉन्ग हॉल है, एक लंबी जंग है, एक लंबी लड़ाई है जो पाकिस्तान लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है और आगे भी शायद लड़ेगा। जी, वही आज प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे। काजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज फवाद चौधरी साहब लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने आज एक जुमला बोला उनका, जब आप किसी आइडिया के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो आपको उसके मुकाबले में एक सुपीरियर आइडिया लाना पड़ता है। जो मुनीब साहब बात कर रहे थे कि काइनेटिक ऑप्शन तो आपके पास है, आप पहले भी वहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन क्या जब आपने इतने बड़े महाज के ऊपर जाना है तो फिर ज़ाहिर है आपको नैरेटिव के हवाले से जाना पड़ेगा, पसमानदगी की बात की जाती है, वसाइल के हवाले से बात की जाती है, हम किस तरह आगे बढ़े? मैं एक मिसाल आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि हमने जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देखी तो उस वक्त कुछ बेहतरी जरूर आई जब डॉक्टर अब्दुल मालिक वहां पे वजीर आला बने और उनसे पहले सदन कमांड में जंजुआ साहब मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि अभी भी सिर्फ काइनेटिक ऑप्शंस या ऑपरेशंस ही हल है, या अभी भी टॉक्स के जरिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके अब भी हम कुछ रिजल्ट्स ले सकते हैं? देखें, टॉक्स भी अपनी जगह है, टॉक्स शायद उनसे नहीं हो सकती जो शिनाख्ती कार्ड देख के इस तरीके से करते हैं, इस तरह के जो, लेकिन एक सवाल और है जो उन्होंने आइडिया की बात की। आइडिया तो एक मुजरद लफ्ज है। यहाँ एक बड़े आदमी की कहानी याद आती है, कहानी नहीं, उसका एक कोट याद आता है जी। वो एक बहुत बड़े इनकलाब के बाद, 20वीं सदी के सबसे बड़े इनकलाब के बाद, उसके इनकलाब के एक लीडर ने कहा था कि हम अपने जो आइडियाज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे। ठीक, आपको ये इसी एक कौम, हम कौम की मुख्तलिफ तारीफें हैं जी, मजहब बनाते हैं कौम, कौमीतें बनाती हैं, रंग बनाता है, जबान बनाता है। आप इस वक्त अमेरिका में कोई 47 नेशनैलिटीज रहती हैं। ठीक, और आज वहां पे एक बहुत, जब 1970 तक रिलेटिव एक खुशहाली थी, और जो अमेरिकी ख्वाब था जो आजकल डरावने ख्वाब में बदल गया है वर्किंग क्लास के लिए, जब तक उस ख्वाब में जान थी तो हम देखते हैं कि असिमिलेट कर रहा था। ठीक, इसी तरह पंजाब भी एक कॉल्ड्रन है, यहाँ भी आके जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं वो चूंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी, वैसे भी पंजाबियों का दिल भी बड़ा खुला होता है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक इंतहाई एक्सट्रीम लोगों से बात नहीं हो सकती, ठीक, वहां आप क्या वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, या जो आपका बेशुमार पैसा यहाँ से वहां गया है और जा रहा है, वो क्या फिजिकल में वहां पे एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, आपको याद होगा, तो मशीनें खराब हो गई थी नोट गिनते हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको याद? जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत या कोई भी एट द हेम ऑफ अफेयर्स और जो इकोनॉमिक मॉडल था, वो लोगों को करीब लाने की बजाय एलियनेट करता रहा। ठीक, तो अब बात यह है कि आई थिंक जो लोग हैं वो देश, हमें ऐसा अमल करना चाहिए कि उनके पास आर्ग्यूमेंट न रहे। बिल्कुल ठीक, उनका नौजवान खुद उनकी बात ही ना सुने। लेकिन अगर हम यहाँ से माल उड़ा के दुबई ले जाएंगे, यहाँ से जो है वो अपनी इकोनॉमिक अंपायर बनाएंगे, सियासत को हम जरिया बना देंगे अपनी निजी मिल्कियतों इमलाक में, सियासी कौमी पैसे को निजी इमलाक में डलता रहेगा। ठीक, और फिर हमारे जो बच्चे हमारे जाके वहां शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात। इन ब्लड, वी आर नॉट पेइंग इन स्वेट, वी आर पेइंग इन ब्लड। और इधर से ये क्या है जी, क्या 20-30% पैसा भी नीचे जमीन पे लगा। जो हमने वहां से गैस निकाली, जो हमने सब कुछ लिया, उसके बदले हमने क्या अपने बलोच भाइयों, और फिर हम बलोच भाइयों से भी एक बात कहना चाहते हैं जी, बात ये कहना चाहते हैं कि हम पे भी आपकी तरह गुजरी है। ये लोग जो आपको पंजाबी और इस नाम पे अलग कर रहे हैं,
वो आपके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। वेरी राइट। जो पंजाबी मेहनतकशों के आईडी कार्ड्स देख के उनके गले काटते हैं, वो आपके भी दुश्मन है। बिल्कुल, ये सबके दुश्मन है। मैं इसी पॉइंट को जरा साकिब साहब के पास लेके जाना चाहता हूं। साकिब साहब, एक आम तौर पे जिस तरह काजी साहब हवाला दे रहे थे कि शनाख्ती कार्ड देके लोगों को शहीद किया जाता है, फिर ये नारा भी लगाया जाता है पसमानदगी का, सब कुछ। ये जो बलूचिस्तान की पुलिस के जवान हैं, इनका ताल्लुक तो पंजाब से नहीं है, इनका ताल्लुक तो सिंध से नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, और अब इनको ये सारी की सारी तंजीमें जो कर रहे हैं, अमेरिका समेत, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, सबको दहशतगर्द इनको वो डिक्लेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है दहशतगर्दी की एक तहरीक तो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब सवाल यह है कि हम दूसरे एंड पे जो इसके अब मुतासरा फरीक हैं, अब हमने क्या करना है? इस मसले से अपने लोगों को निकालना है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि हमें बुनियादी तौर पे कौम की सतह के ऊपर एक कंसेंसस फिर से बैठ के करना है ताकि हम एक नेशनल रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ें? फजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं थोड़ी सी आपको माजी में लेके जाना चाहूंगा। चंद महीने पहले मैं और कुछ और जर्नलिस्ट से हमें कोयटा ले जाया गया था तब के हालातों वाकयात दिखाने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर गोंदल साहब के वहां पे वो हालातों वाकयात देख के, वहां पे हमारे जो बहन भाई हैं बलूचिस्तान के शहरी, वो देखकर यकीन माने कि मुझे बड़ा अजीब सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आई कि दे आर पाकिस्तानी जस्ट लाइक यू एंड मी। और उतना ही उन दिनों में आपको याद होगा कि एक स्कूल के बच्चों के ऊपर जिनकी बस थी उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। इवन एट दैट टाइम हम तमाम लोग जो थे, हमने गए, उन बच्चों से भी मिले और वो बच्चे इतने फ्राइटेंड थे। तब भी हम लोग सब लोग एक चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि इन दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एंड व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब वो किसी को टारगेट करते हैं शनाख्ती कार्ड देख के, या हमारी फोर्सेस के ऊपर, या हमारे बलूचिस्तान में पुलिस के नौजवान जो है उनको टारगेट करते हैं, तो वो बेसिकली पाकिस्तान के अमन को टारगेट कर रहे होते हैं। वेरी राइट। वो बलूचिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। हम 24-25 करोड़ पाकिस्तान के दुश्मन है वो मुट्ठी भर। आई रिमेंबर दैट कि हमें जो नंबर बताया गया था वो चंद हजार का नंबर था, और वो भी बलूचिस्तान जमीन ऐसी है कि वो सूबा ऐसा है कि वहां पर स्पेस बहुत मिल जाती है के लिए, और एरिया बहुत बड़ा है। सो बाय एंड ऑफ द डे अब वो काइनेटिक एक्शन है, वो प्रोलॉन्ग्ड है। हमने वॉर ऑन टेररिज्म में पहले भी 80-85 हजार शहादतें पाकिस्तानियों ने दी हैं पूरी कौम के अमन के लिए। इवन नाउ एट दिस मोमेंट कि पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया। आपने कनाडा में आपकी एजेंसीज जो है वहां पर दहशतगर्दी फैलाती पकड़ी गई, आपने बर्तानिया में अटैक किया सिख रहनुमाओं को, आपने अमेरिका के अंदर अटैक किया सिख रहनुमाओं को, और अब तो ये ढका छुपा कोई नहीं है ना कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और उसका सबसे पहला टारगेट ही पाकिस्तान होता है। और पाकिस्तान को अटैक करने के लिए सबसे पहले वो बलूचिस्तान को टारगेट करते हैं। हमने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेररिज्म पे शहादतें दी थी, कुर्बानियां दी थी पूरी दुनिया के अमन के लिए, यहां पर भी बलूचिस्तान की इशू को भी लेके हम 25 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानी सबके सब मुत्तहिद है। और यहां पर भी अल्लाह ना करे कि हमें फर्दर कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन यस, मुत्तहिद होकर हम पूरी कौम को मुत्तहिद होकर ये जंग लड़नी पड़ेगी। पहले भी लड़ रहे हैं, मजीद मुत्तहिद होके, मजीद जरा थोड़े से बिल्कुल बड़ी यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ डिस्कशन जारी है। इसको कंटिन्यू करते हैं जी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा मुनीब साहब, ये कहिएगा कि हमने ये देखा कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ एक सालिसी की MOU भी साइन हो गया, हम भी खुश थे, दुनिया भी बड़ी खुश थी। ये अचानक से दोबारा हमले होना एक दूसरे के ऊपर, जब अभी वहां पे वो तदफीन का या आखिरी उनके जो सुप्रीम लीडर है उनका सिलसिला वो चल रहा है, उनके आखिरी सफर का। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या ये ट्रंप साहब का रवैया है, उनका अनप्रिडिक्टेबल होना, या इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये लड़ते भी रहेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे? देखिए, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उमर, आपको ये समझना हम सबको पड़ेगा कि देखिए वो नेचर है। एक तो ये दाइयों पे पुराना, भाइयों पे मुहित एक उनका आपस में एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, डिफिकल्ट भी नहीं, एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है। पाकिस्तान ने बहसियत एक रियासत के अपना किरदार अदा किया। हम फरीक नहीं बने, लेकिन हमने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। एंड में फिर जिसे कहते हैं कतर का भी उसके अंदर एक रोल था। इशू यहाँ पर ये है कि आपने MOU भी उनका, पहले आपने इस्लामाबाद के अंदर उनको बिठाया, फिर एक MOU बनाया, फिर फ्रेमवर्क बनाया, फिर उनकी दोहा में भी मीटिंग हुई। मसला ये है कि हॉस्टाइल एलिमेंट्स दोनों तरफ मौजूद है। अमेरिकी सदर के ऊपर अपने प्रेशर्स हैं, लेकिन मैं निहायत एहतराम से कहूंगा कि ईरान की जानिब से भी कोई दुरुस्त रद्द अमल नहीं है। मतलब आप ये देखें ना कि आपके जानिब से आपको यही अगर नहीं, बेशक वो मिसकैलकुलेशन है, आपने गलती से किया या आपने जानबूझ के किया, कि आप एक ऐसी रियासत जो कि सालिस बनी हुई थी एंड में कतर, आप उनके टैंकर्स को अटैक करना शुरू कर दें और उनको फिर आपके डिप्टी एम्बेसडर को बुला के तो एक डिमार्श इशू करना पड़ जाए और कंडमनेशन उसकी करनी पड़ जाए। तो बेसिकली गलतियां ईरान की जानिब से भी हो रही हैं, लेकिन अमेरिका
के अंदर का प्रॉब्लम ये है कि वहां अमेरिकी सदर को अपने जो मिड टर्म्स हैं वो राउंड द कॉर्नर नजर आते हैं। उन्होंने एक इंप्रेशन क्रिएट करना है कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हम बहुत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, मिलिट्री ताकत है और हम ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं लेने देंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये इशू आता रहेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है इस वक्त वो MOU जो कि साइन हुआ था, बट फुल स्केल वॉर मेरी और आपकी अप्रीहेंशन ये हो सकती है, लेकिन अभी तक तो हमले जो हुए हैं वो टारगेटेड थे। वो नहीं पता कि आज रात को क्या होता है, अगले 2 घंटों में क्या होता है, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जो एक प्रोसेस चल रहा था उसमें क्रैक्स जरूर पड़ गए। ठीक। और उसमें प्रॉब्लम जरूर आज के दौर में एग्जिस्ट करता है। उसमें प्रॉब्लम जरूर है। शायद फुल फ्लेज वॉर की तरफ अफ्रीकैन अभी जो है वो ना जाएं, जो हमें नजर भी आ रहा है। अच्छा काजी साहब, जब ये कोई ऐसा सिलसिला होता है हम पाकिस्तानी जरा और मोहतात हो जाते हैं कि चूंकि हमने ये देखा कि फौरी तौर पर यहाँ तेल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, दीगर मसाइल भी होते हैं, तो ये जो दोबारा से कशीदगी हुई है, अगर वो फुल स्केल वॉर की तरफ ना भी जाए तो हमें परेशान होना चाहिए इस तनाजे से? फिर देखिए, आवाम को परेशान होना चाहिए। वो इसलिए कि जब भी दुनिया में मसला आता है, मिसाल के तौर पर जलजिला आता है तो खैमे बनाने वाले हमें लूटते हैं। जब तेल रुकता है, अभी हमने महंगा नहीं खरीदा होता तो 2-2 करोड़ रुपए मेरे बकौल मोहम्मद जुबैर साहब के एक्स PMLN के जो थे कि जी बैठे बैठाए इतने करोड़ एक पेट्रोल पंप को तोहफा दे दिया। तो हमारी मिजरी में जो रूलिंग क्लास है वो अपनी दिहाड़ी निकाल लेती है। बिल्कुल ठीक। एक तो इसलिए हमें आवाम को डरना चाहिए, इनके लिए तो प्रॉफिटीरिंग होगी। और आपको ये बताऊं कि चाहे वो कोरोना था या चाहे ये जंग है, इसमें जो ऑयल कंपनीज के 3-3, 4-4 गुना प्रॉफिट बढ़े हैं इस जंग से। ये जंग तो अल्लाह की रहमत है उनके लिए, हमारे लिए अलबत्ता बर्बादी और जिल्लत है। अब आगे दूसरी बात ये कि ये अबनाए हरमूज जो है ये वाहिद प्रेशर पॉइंट है जिस पे ईरान कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक। उसने इतनी बड़ी ताकत को जो घुटने के बल लेके आया है, बेसिकली उसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को थ्रेटन किया है। अब ये अमेरिकी जो है, ये एक तो पहली बात ये कि आज जो ट्रंप ने गुफ्तगू की है नेटो में, आपने सुना वो क्या था? उसने जो ज़ेलेंस्की को प्यूटन करके बुला रहा था, ठीक है। इसके अलावा उसने अबनाए जापान कह दिया, अबनाए ईरान के बजाय। तो मतलब वो भी कोई लगता है अक्ल होश से, और जो कुछ लोगों ने टीवी पे बताया है, और फिर क्या एतबार करें उनका। 2 दफा तो वो ईरान पे हमला कर चुके हैं, जब मुज़ाकरात अभी जारी थे तो हमला करवा दिया उन्होंने। तो वो तो एक मॉरल वैक्यूम आप कह रहे हैं कि वो बेसिकली उनका जो पैटर्न है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। साकिब साहब ये कहिए कि हम तो पहले कह रहे थे कि जो जंग से पहले पेट्रोल की कीमतें थी वो बहाल करो, हुकूमत कह रही थी कि हमने आलमी मंडी से ज्यादा आपको रिलीफ दे दिया है। ये जो दोबारा से तनाजा या इसका कोई तसादुम जो कि खुदा न खास्ता अगर होता है तो फिर हमें तो जरा और अलर्ट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी जिस तरह साहब हवाला दे रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज का, वो ये भी खबरें आई कि यहाँ उन्होंने वैसे पैसे बनाए, उसके अलावा टैक्स चोरी के मुकदमात बने हैं मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर। कुंदल साहब, आप और मैं क्या पहले मोहतात नहीं थे या पहले आप और मैं अलर्ट नहीं थे? मैं आपको रिसेंट मिसालें देता हूं कि जैसे ही ये सारा जंग बंदी हुई और कुछ रिलीफ आया पाकिस्तानियों के और पूरी दुनिया के अवाम के जिंदगियों में, तो यहाँ पर LNG लाहौर में जो बिक रही थी उसकी रेट में कमी नहीं आई थी। गवर्नमेंट क्लेम करती रही 250, 350, 300 और 500 के हिसाब से LNG बिक रही थी यहाँ पे। क्या सब्जियां सस्ती हुई? क्या दालें सस्ती हुई? क्या आपकी जो शायद डेली रूटीन की चीजें हैं क्या वो सस्ती हुई? 5%, 2%, 3% में भी किसी शहर में हो गया हो, लेकिन वैसी की वैसी चीजें चल रही थी। सो पाकिस्तान के अंदर तो ये बदकिस्मती की बात है कि जहां पर एक दफा रेट बहुत ऊपर चले जाएं, उनको नीचे लाना, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है और गवर्नमेंट को हम हर जगह पे क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए, राइटली सो, लेकिन कुछ अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जिस तरह गवर्नमेंट को भी तो हम ही लोगों में से है ना ये लोग भी सारे, तो जिस तरह वो हैं वैसे ही बैठे हम लोग को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि अगर मुझे एक चीज 500 में मिल रही थी, अब मुझे वो 300 में मिल रही है, पेट्रोल की बात कर रहा हूं, अगर अब मुझे 300 में मिल रही है तो मेरी कॉस्ट उतनी नीचे चली जाती है, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है, मेरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस नीचे जाती है, मुझे भी आगे वो रिलीफ ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं सब्जी बेचता हूं, अगर मैं गोश्त बेचता हूं, अगर मैं कपड़े के कारोबार में हूं, तो मैंने जितना आवाम के मिक चूस सकता हूं उतना चूसने के बाद जब कोई गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा, जब कोई चेक एंड बैलेंस आएगा, तो मे बी मैं प्राइसेस रिड्यूस कर दूं बीइंग पाकिस्तानी, वरना मैं उसको वैसे का वैसे अदरवाइज इन्फोर्समेंट के जो मसाइल है वो हमारे यहाँ होते हैं। जरा मैं जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर आना चाहता हूं। मुनीब साहब, हम ये अडियाला की मुलाकातों के हवाले से देखते रहे, मुलाकातें नहीं हो रही थी तो गवर्नमेंट कहती थी जत्थे लेके आ जाते हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि अब कोई भी नहीं आएगा, ना कारकुन आए ना लीडरशिप आए, अब सिर्फ बहनें आएंगी। ये कोई कहीं पे
अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर ये चीज हुई है? और दूसरा, कल मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि जनाब ये पूरे पीटीआई वाले कंप्रोमाइज्ड हैं, इनसे कॉन्फिडेंशियल बात करते हुए भी डर लगता है। देखिए, मसला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अपने लिए फुट होल्ड तलाश कर रहे हैं आगे मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, देखिए, उन्हें नजर ये आता है कि उनको नजर ये आता है, और जो देखिए, आप आज की ग्राउंड रियलिटी को देख के कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। कल खुदा ना खास्ता मतलब कुछ और भी नया कोई चैप्टर खुल जाए, हर चीज ही तलपट हो जाए, तो उसके बारे में तो अनलेस के किसी को गैब का इल्म हो, बाकी तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। तो आज की हकीकत को देखते हुए ये तमाम दोस्त जो पीटीआई के हैं, उनको वो अपना फुट होल्ड इसलिए कहीं तलाश कर रहे हैं कि उनको तो ये पता लगता है कि नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा, और जिस हालत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, ये तो कोई आगे जाके इसका बड़ा कोई अजीब सा मुरक्कब बन जाएगा। और मैं आप खता कलामी करते वो कहीं इस्तेहकाम तो नहीं ढूंढ रहे? देखिए, वो इस्तेहकाम तो शायद ना हो, वो एक नई तहरीक का इंसाफ जरूर ढूंढेंगे। ये आप कोई नए विंग बनने की बात कर रहे हैं? ठीक है जी। अब उसमें वो किस तरीके का होगा, देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि हम सियासतदान बहुत ज़हीन या तेज होते हैं और उनका तजर्बा बहुत होता है। देखिए, जो सियासतदानों से डील करते हैं, उनको इक़्तिदार में लाते हैं या भेजते हैं, अगर सियासतदान इतने ज़हीन और तेज हो जाते हैं, तो जो उनके साथ मामलात करते हैं वो कितने तेज और ज़हीन होंगे। ये बात तो ठीक है। तो ठीक है जी। तो अब इस बात को ज़हन में रखिए और थोड़ी को बहुता जानिए, क्योंकि मेरे ख्याल में, मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरी आपकी हम सब की इज्तिमाई सेहत के लिए अच्छा है। हाँ। कि जो इस वक्त जो चल रहा है ना, ये इसके आगे के स्टेजेस आपको शायद कुछ आगे जाके नजर आए। अगर इमरान खान साहब की बहनों को ये हकीकत नजर आ रही है, उनकी हमशीराओं को, कि भाई ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फाइनलिटी ले रहे हैं और ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें जाके तो मोहर लग जाएगी, तो फिर खान साहब के 8, 9, 10 जितने भी उनको सजा हुई हुई है, तो वो कैसे बाहर निकलेंगे? तो क्या ये सिर्फ उनको नजर आ रही है? क्या वो उनको भी तो कुछ नजर आ रहा है ना कि आगे जाके क्या होगा? देखिए, जहां तक ये इस वक्त माहौल है ना, ये मुझे इस पे बिल्कुल हैरानगी नहीं है कि ये दोस्त जो हैं पीटीआई के, ये कहीं इनकी मुलाकातें हैं, बातचीत है, सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करते वो इस बात को। और बदकिस्मती से तहरीके इंसाफ ने अपनी सियासत महदूद कर दी। देखिए, कितना बड़ा अलमिया है कि आपकी मसला हो इमरान खान के साथ की रिहाई से शुरू किया आपने, फिर फिर दवाई और अब रसाई, ये तक पूरी तहरीके इंसाफ की सियासत आ गई है। इतने बुरे हालात मईशत के, लोग बेचारे बिलबिला उठे महंगाई से, आप किसी मोमेंटम को टैप ही नहीं कर सके। यार, आप कुछ तो करें, कुछ तो माहौल बनाएं। अगर आप बहसियत ऑपोजिशन इतने फारिग हैं कि आप कोई एक मुजाहरा भी तगड़ा नहीं कर सकते कोई हुकूमत के खिलाफ, कोई कुछ, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको ब्लेम देने की जरूरत है ना। फिर हुकूमत तो कौन हुकूमत चाहेगी कि ऑपोजिशन मजबूत हो? बिल्कुल ठीक है। मैं जरा कायद साहब की तरफ बाद में चलता हूँ। साकिब साहब कुछ कहना चाह रहे थे। साकिब साहब, आप, मुझे लगता है कि मुनीब साहब को आपके पास पूरी मालूमात है कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा इस्तेकाम उनका नहीं, कोई इंसाफ का विंग हो सकता है। बताएं फिर। नहीं, मैं तो मुनीब भी को सिर्फ एक दरखास्त करना चाह रहा था। मुनीब भाई, हमने देखा कि जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था 2024 वाला, उसमें इन तमाम लोगों को जो आज केपी के हो जाए या बाकी तहरीके इंसाफ के वोटों पे जो आए थे, इनको तो वोट इमरान खान साहब के नाम पे पड़ा था। और अगर ये किसी और सियासी जमात में चले जाते हैं, नून या पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम, तो इनमें से कोई एक भी रिवायती पॉलिटिशियन है जो असेंबली में जा सके? इनके पास तो इमरान खान साहब का वोट है। बाकी तो मियां साहब की अपनी जमात के साथ जो हुआ 8 फरवरी को, या पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ, हम सबने विटनेस किया है वो तो। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये सारे दोस्त जो हैं, ये खाते तो इमरान खान साहब के नाम का है ना। डरते बीच में से क्या है? वो इसलिए ही है कि उनको पता है कि अगर हम पार्टी को या इमरान खान साहब को छोड़ेंगे मुश्किल वक्त में, तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। देखिए, इनमें इलेक्टेबल शेक्टेबल मुझे नहीं लगता कोई है। ये सारे इमरान खान साहब की वजह से ही असेंबलियों में है ना। फ्रेंकली अगर देखा जाए, कितने परसेंट, 1-2% कोई होंगे जो अपनी वजह से होंगे। प्रॉब्लम देखिए, जहन में ये रखिएगा कि बेशक इमरान खान साहब एक टावरिंग फिगर हैं, लेकिन देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी तो होती है ना सियासत की, हुकूमतों की आगे। आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर यही माहौल आगे चलता है और रेप्लिकेट करता है खुद को इन 2029, जब अगला इलेक्शन शायद 2029 में ड्यू है, तो आप मुझे खुद बताइए ना कि
उसकी शक्ल क्या होगी? क्या उसमें ये होगा कि जी तहरीक इंसाफ को फ्री हैंड मिल जाएगा, बेहतरीन वो कैंपेन करेंगे और इमरान खान साहब उस कैंपेन को लीड करेंगे? हाँ, फिर तो ठीक है जी, इमरान खान साहब पॉपुलर होंगे और अभी क्योंकि वो हैं तो वो आ जाएंगे इक़्तिदार में। बट अगर मैं आज के हालात को उस वक्त लेके जाता हूँ कि और यही कंटिन्यूटी रहती है, तो जरा उसको भी पिक्चर करें ना फिर आपकी जो वो सूरत हाल है वो डिफरेंट। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। काजी साहब, मुझे ये बताइए कि अलीमा खान से एक बहुत बड़ा मसला था और इवन पीटीआई को खुद मसला था। पीटीआई के बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमने मुलाकात भी तय करवा दी, हमने ये भी किया, तो अलीमा खान साहब ने देखे पब्लिकली बैशिंग भी कर दी और मुलाकात भी नहीं होने दी, तो हम क्या करें? अब तो अलीमा खान साहब ये जो कर रही हैं कि कोई ना आए, ये पॉलिसी शिफ्ट है पीटीआई की, उन्हें रियलाइज हो गया कि हम कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, ना कोई बॉदर हमें कर रहा है, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है ऐसा ऐसा चीजें हो जाएंगी, देखिए बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें हमने शुरू करवा तो दी हैं। देखिए, एक तो जो नाइंसाफी की बात यह है कि गवर्नमेंट जो रवैया रखे हुए है इमरान खान के साथ अंदर, तो उसकी बजाय हम ब्लेम गेम जो है अलीमा खान जो उस पर ले आए। देखिए ना, जो रूल्स ऑफ द गेम कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ले आउट किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने फारग कर दिया, बिठा दिया। और हाँ, इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है और ये सब ठीक है, ये तहरीक नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की जो सियासी शराफी है, आवाम से उसका एतमाद उठ गया है। वो वाशिंगटन डीसी से चिट ले लें, अब शायद चीन से लेनी पड़ जाए या इधर पिंडी से लेनी पड़ जाए, तो ये इस एक तो इनकी सबसे बड़ी हमारी शिया ये है। दूसरी बात ये कि देखें अब कौन से आईनी हकूक इस हुकूमत ने दिए हैं पीटीआई को या उसको मूव करने के लिए। और तीसरी बात ये, मैं तो समझता हूँ इलेक्शनों पर पाबंदी लगा दें। अगर फिर हमारे पास एक अनवारुल हक साहब तशरीफ लाना है काकड़ साहब ने, तो वैसे उनको कहें कि यार आप गंदम शंदम का धंधा कर लिए करें। इलेक्शन पे पाबंदी लगा देंगे तो हुक्मरान कैसे आएंगे? तो आपके हुक्मरान इलेक्शन के जरिए आ रहे हैं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में गवर्नमेंट बनी। मोदी इलेक्शन के जरिए आया है, मुझे बताएं ना। बात यह है कि बेसिकली मैंने आज जो आपके साथ एक और शो में मैं बैठा था, 12% लोग रह गए अमेरिका में जिनका कोई इलेक्शन या डेमोक्रेसी पे एतमाद रह गया। ठीक, बात यह है कि ये जो इक्वेशन तब टूटेगी जब, और मैं ये आपको आज ये प्रिडिक्ट कर दूं, ना इमरान खान से तहरीक बनेगी ना किसी और से बनेगी, तहरीक बनेगी और बन रही है। और वो अब तहरीकों, बल्कि मैं ये भी बता दूं आपको कि IMF बकायदा उसने एक इंडेक्स बना लिया है कि दुनिया में जो तहरीकें उठ रही हैं। अच्छा। ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि पिछली दफा डेवोस में एक खबर आई थी छोटी सी कि बड़े बड़े जो मालकान है इस ग्लोब के, वो नॉन डिस्क्रिप्ट जगह पे मूव कर रहे हैं इस खौफ से कि ये अवाम उनका तिया पांचा कर देंगे। ये तो यूरोप की शराफिया का हाल है, तो वो होगा अपनी जगह पे। मगर ये लोग जो हैं ये तो वक्त से बहुत पीछे खड़े हैं, अवाम बहुत आगे निकल गए हैं, ये बहुत पीछे हैं। दाल रोटी जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो करियाने की दुकान पर हैं। इलेक्शन ठीक करा दे, वो इलेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो बात यह है कि मूवमेंट तड़प रही है बनने के लिए हर जगह पे और बन रही है खित्ते में। 4-5 मुल्कों में आपने देखा कि किस तरह लोग घुस गए थे बांग्लादेश में और हर जगह पे। और ये जमाना भी खत्म नहीं आप उन तहरीकों की बात करें जिस तरह काकरोच हमने देखा लीडरलेस किस्म की है। अच्छा, मैं मुनीफ साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये मरात वाला बिल आ गया, बहुत शोर पड़ा, आपके लिए सरप्राइजिंग था जब मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ उसका दिफा कर रही है, मुस्लिम लीग नून आपस में भी लड़ रही है। आज इवन अख्तियार वरी साहब जो है उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो नलायक और चोर है, उनका ट्वीट जो है उसमें लफ्ज लिखे हुए, उनका ऑपोजिशन नलायक नहीं है, बहुत नलायक है। देखिए जी, बात नालायकी की नहीं है, बात मफाद की है। सारे इकट्ठे हैं उस मामले के अंदर। क्या PMLN, क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी जो असेंबली में उस दिन मौजूद थे, वो सब चाहते थे ये सब असेंबली में हुआ है और एक दूसरे से मुशावरत के साथ हुआ है। देखिए, मैं एक बात तो आपको बता सकता हूं कि जो मुसवदा कैबिनेट के सामने था, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ था ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप उसकी वो शक्ल देखें जो असेंबली में गया है, वो मुख्तलिफ है। अब वो कुंडी साहब की तजवीज थी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मसला ये है ना कि क्या ऑपोजिशन इतनी हुकूमत इतनी अच्छी है PTI की कि कुंडी साहब उठेंगे MPA ऑपोजिशन से और वो कहेंगे जी मैं तरमीम लाना चाह रहा हूँ, तो कह रहे हाँ लाएं, दोज इन फेवर, दोज हु आर इन फेवर से आए और जो बाकी है वो नो कर दे। तो वो कहते फिर कहेंगे जी आइज हैव इट, तो बस हो गया। इतनी अच्छी है हुकूमत और पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत होगी होने के लिए एक अमेंडमेंट आ रही है और वो विदाउट कहीं किसी डिलिब्रेशन के वो कहेंगे जी इसको करवा दें, पास करवा दें। ये वो एक है ना कि वो आपको याद है एक मूवी थी, वो कहते हैं गोलमाल है, तो ये सब गोलमाल है, इसके अंदर सब शामिल हैं।
हर एक ने अपना 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 हिस्सा डाला हुआ है। देखिए, मराद चाहिए, टोल टैक्स नहीं देना, उसके अलावा हमने सर्किट हाउसेज हमने लेने हैं, फिर हमने असले के लाइसेंस 4 एक्स्ट्रा लेने हैं, चले इस दफा हम पैसे दे देंगे 4 के। और ये छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशात है। हमें जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार चाहिए, जो काम अदालत का था, सेशन कोर्ट का था, वो हमें चाहिए। आप जैसे वकील क्या करेंगे? 22 से 22B की पिटीशन खत्म हो जाए, क्या करेंगे आप लोग? रिट्स कहाँ करेंगे? नहीं, फिर मैं आपको बात से नहीं, ये वैसे भी देखें, ये एक एग्जेक्टिव के उसमें आ जाता है ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑर्डर आ जाता है। आप देखिएगा, ये पास हुई है ना, अभी कोई हाई कोर्ट के अंदर से ले जाएगा और वो कहेंगे इसे स्ट्राइक डाउन करें। इसलिए क्योंकि वुकला अपने छाबे में हाथ नहीं मारने देते किसी को। वो कहते हैं भाई हमारा काम है, ये हमारा काम है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 22 से 22B कहाँ करें? काजी साहब ये कहिए। मैं आपको एक मिसाल दे दूं छोटी सी। इधर इतना बेहतरीन कानून पास हुआ पंजाब के अंदर, ये कब्जों के खिलाफ, ठीक है जी, प्रॉपर्टी मैं कहता हूं, अगर मैं कि जी, और उस पे लोगों को बड़ी रिलीफ मिला कि यार ये अदालतों शालतों से परे होके बिल्कुल मेरिट के ऊपर अगर चीज हो, तो मैं कहता हूं अगर 10 केस हो और 5 भी मेरिट पर उसमें हो और लोगों को कब्जा मिल जाए, उसमें यतीम, बेवा, खवातीन जिनके कोई खा गए, अपने खा गए, तो फौरन लाहौर हाई कोर्ट में जनाब वकला गए, उन्होंने कहा जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा से कि ये क्या हो रहा है जी। और फिर चीफ जस्टिस साहिबा ने वो खातिर मदारत की पंजाब हुकूमत की, और वो पंजाब हुकूमत को तो हर चीज ही उल्टानी पड़ी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो वकला ने कहा, वकला का मसला था। ये बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया है। काजी साहब, आपको कल सरप्राइजिंग लगा जब शफी जान साहब बैठे हुए थे, तो उनके दाएं जानिब सोबिया साहब नून लीग से बैठी हुई थी, कुंडी साहब लेफ्ट साइड पे पीपल्स पार्टी से बैठे हुए थे, ANP वाले भी थे, यानी ऑपोजिशन दिफा कर रही थी। ये गवर्नमेंट का बिल है, लेकिन दिफा ऑपोजिशन कर रही थी। देखिए, मैं तो इस अंदाज से देखता हूँ कि जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं दो रूलिंग पार्टियों के, वो एक अरसे से पूरा जोर लगा रहे थे कि वो जिस तरह मैं लतीफा सुनाता होता हूँ ना कि जात पाते ही उनका तुसी कौन हो, कहते सी सैयद तुहाडे नाल गए भी मेरा सी है। अरे भाई खुश हो जाओ, उसी मकाम में मैं उसी मकाम पे ये पहुंच गए हैं जिस मकाम पे आप पहले थे। हैं तो आपको तो आज जश्न मनाना चाहिए कि भाई वो आर्गुमेंट जो था कि तो आप यही साबित कर रहे थे ना कि जी 2018 में भी चोरी तो हुआ था, 224 भी हो गया, 224 की चोरी जमा 18 की चोरी बराबर 0। तो इसको तो मैं समझता हूँ कि रूलिंग पार्टी को एक हमें बुला के एक दावत देनी चाहिए कि खुश हो जाए यार, ये भी वहीं पहुंच गए हैं। अब अल्लाह ताला करे ये भी हाउसिंग सोसाइटियां बनाए जिस तरह ये बनाते हैं इधर के MPAs और जो मिनिस्टर बनाते हैं, पक्ष तो ले ली हैं। और उसके अलावा चले ये भी पता करें कि ये जो IMF ने रिपोर्ट बनाई थी कि ये 4.1% ऑफ GDP ठेकों में खा लेते हैं, दुआ करें कि ये PTI वाले भी खाएं ताकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड बन जाए। PTI का जो शिकवा है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो यहां तो मिल जाएगा, वहां पर बन जाए। और मैं समझता हूँ रूलिंग पार्टियों को खुश होना चाहिए कि यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, ए तुम्हारे नाल देने तो सारे फर्क कोई नहीं का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि ये मुस्लिम लीग नून का मैं देख रहा था कि तारिक फजल चौई साहब, अकील मलिक साहब, अज़मा बुखारी साहबा, इख्तियार वली साहब ये मुखालफत कर रहे थे, जलाल खान साहब, सोबिया साहिबा जो नून लीग वहां से वो हिमायत कर रहे थे। तो ये जैसे जैसे इलाका, सूबा, असेंबली, वहां पे उसूल डिफरेंट हो जाएगा। गोंदल साहब, बड़ी सादा सी सिचुएशन है, इसको समझने के लिए बहुत की रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हमने देखा सारी जिंदगी जब से जर्नलिज्म में आई, उससे पहले भी यहाँ पर दो पाकिस्तान के अंदर रिवायती हरीफ थे, पीपल्स पार्टी, PMLN। ठीक, जब एक थर्ड पार्टी आई, तहरीक इंसाफ आई, सर्वाइवल पे आई बात, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे होकर विफाक में बैठ गए। पहले इलेक्शन से पहले भी बैठ गए, इलेक्शन के बाद भी बैठ गए। पहला टेन्योर भी शहबाज शरीफ सा वाला, अब भी जस्ट लाइक दैट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली जो थर्ड फोर्स आई थी, जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो भी बाय एंड ऑफ द डे इन्हीं के साथ शामिल हो गई इस बिल को लेके। और यहां पर मैं एक चीज आपकी खिदमत पे गोशगुजार करूं कि इसके ऊपर कैबिनेट के अंदर और CM की अपनी जो कोर टीम है खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पर काफी लेदे हुआ जब इस बिल के ऊपर क्रिटिसिज्म आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स स्पेशली जो हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आया, तो वहां पर काफी ज्यादा लेदे हुआ। और फिर बैठ के तैयारी की गई, फिर बैठ के कंपैरिजन किए गए कि भाईजान जो हमारे पास बिल है ये वाला 2026 का जो एक्ट है, इसका कंपैरिजन कीजिए पंजाब के साथ और सिंध के साथ, और बिलीव यू मी कि बहुत कम डिफरेंसेस है, बहुत ही कम डिफरेंसेस है। लेकिन इनके ऊपर एलिगेशन सिर्फ एक चीज का आया, और अगर वो ये कुछ डिलीवर कर जाते सुहेल अफरीदी साहब, इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, तो ये नॉन इशू होता एट दैट टाइम। अब इनके ऊपर इनके अपने वर्कर को, वोटर सपोर्टर को गुस्सा इतना था कि इनको जहां मौका मिलता है एग्जॉस्ट होने का, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इनके ऊपर। वरना 4 या 5 मेजर डिफरेंसेस हैं उसमें आके
पासपोर्ट पंजाब वालों के पास भी हैं, केपी वालों के पास भी हैं। और ये मैं बार बार सारे मीडिया पे बता रहा हूं कि भाई स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2024 हुई थी, उसके अंदर तमाम स्पीकर्स ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को रिक्वेस्ट की थी कि जनाब जस्ट लाइक एमएनएज और सेनेटर्स, हमारे जो पासपोर्ट हैं ये भी ऑफिशियल पासपोर्ट जो है ये बेगमात को भी दे दीजिए और 18 साल से नीचे के बच्चों को भी दे दीजिए। ये पंजाब के एमपीएस की भी डिमांड थी और मुझे ये पंजाब के एक पार्लिमानी सेक्रेटरी ने जिस दिन ये शोर मचा है उसी दिन ये बताया, उन्होंने कहा जी ये तो हमारी डिमांड भी है। और फिर पंजाब की तनख्वाहें देख लें, केपीके की तनख्वाहें देख लें, पंजाब के अंदर भी जो इलेक्टेड एमपीएस हैं, आई एम श्योर कि आप अपने इलाके के, मुनीर साहब अपने इलाके के, मैं अपने इलाके, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शो का वक्त खत्म हो गया, वरना मुनीर साहब से इक्विटी का उसूल पूछते। असल बात यह कि यू मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, ये प्रॉब्लम वहां पे था। मैं अपने तीनों मोहरों का, जनाब मुनीर फारूक साहब का, सईद काजी साहब का, राय साकिब खरल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।